हेलो एवरीवन। आ जाओ भाई सभी जल्दी जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। अपन आ गए इलेक्ट्रिशियन का सेट 3 लेके। ठीक है, तो करते हैं आप सभी का स्वागत। वेलकम टू द राकेश वर्मा एजुटेक चैनल। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का डेटा ऑन करके अपनी क्लास में जाके आपको वीडियो देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है अपने सीबीटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सीबीटी एग्जाम्स में अपन को क्या करना है, सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे ज्यादा आने चाहिए अपने। कैसे आएंगे, इस वीडियो से आएंगे। ठीक है, आपको ये वाला वीडियो पूरा देखना है। इससे पहले भी अपन 2 सेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिशियन का। वो वाले वीडियो को आप जाके देखोगे। कहाँ पे देखोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और अपना टारगेट आपको पता ही है, अपन को एग्जाम में क्या करना होता है, अपने 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपना टारगेट क्या है, अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे, 75। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। इट मींस कि अपन को 150 नंबर लाने हैं। कितने में से, 150 में से। 150 में से आप 150 नंबर कैसे ला सकते हो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करके, जितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन सबको सोल्व करके। और वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छी चूज कैसे अपन राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं उन सब के साथ। ठीक है, तो करें शुरू। ठीक है, सभी बच्चे हो जाओ भाई रेडी, चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, हाँ, तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स। की अपन जो यूजी केबल्स है, यूजी केबल्स का मीन्स जानते हो क्या आप लोग, यूजी केबल्स का मीन्स होता है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल क्या चीज होती है, जो अपने अंडरग्राउंड में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में काम में लिया जाता है, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पे अपन को अंडरग्राउंड वायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वहां पे जो केबल्स काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, अपनी अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल्स में से ये अपनी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें अपनी जो खराबी होती है उसको पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये वायर जा रहा है, अगर ये मान लो कि केबल की बात हो रही है, ठीक है, ये केबल जा रही है, अगर इसके अंदर अपन तारों की बात करें, इन तारों को अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये अंदर से टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। इसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड में अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी क्या बोलते हैं लूप सिस्टम लगाएंगे। लूप सिस्टम क्या बोलता है, अपन ने एक सोर्स दिया, ठीक है, और अपन ने एक क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन लगा दिया कि इसमें करंट जा रही है कि नहीं जा रही है। डिफ्लेक्शन देखने के लिए मान लो एमीटर लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, इसके सीरीज में। एमीटर किसमें लगता है, हमेशा सीरीज में। और अगर अपन क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, मान लो अपन ने इसमें धारा प्रवाहित करी, ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि भाई कुछ धारा जा रही है। अगर धारा प्रॉपर जा रही है इट मींस कि लूप कंप्लीट हो रहा है, आपका लूप कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा कि आपके यूजी केबल्स है वो क्या है, खराब नहीं है। तो यूजी केबल्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, लूप टेस्ट। आपका आंसर है ए। सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को भाई तैयारी को नहीं छोड़ना है, अपन को कंटिन्यू बनाए रखना है। ठीक है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डेजिनेटेड एज 7/1.40 कि यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामित किया जाता है तो इसमें जो संख्या है 1.40 क्या दर्शाती है। ये जो चीज है ये क्या दर्शाती है, क्या दर्शाता है भाई आपका, देखो यहाँ पे ये 7 है, ये तो दिखाएगा आपका नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर का मीन्स क्या होता है कि ये जो अपन जो भी अपने वायर लिया है उसके अंदर जो छोटे छोटे तार है, ठीक है, वो कितने हैं, कितने हैं, इसमें 7 है। और ये 1.40 ये क्या दर्शा रहा है, सॉरी, 1.40 क्या दर्शा रहा है कि अपने जो 7 कंडक्टर लिए उनमें से किसी एक का, प्रत्येक कंडक्टर का डायमीटर, ठीक है, कितना है, डायमीटर का मीन्स होता है व्यास, उस प्रत्येक कंडक्टर का व्यास क्या है, कितना है उस प्रत्येक कंडक्टर का व्यास 1.40। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला सवाल, व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूट्रल कोर ऑफ 90 स्क्वायर mm सी राइट 1/2 कोर यूजी केबल की अपनी जो 90 वर्ग mm की
जो आपकी 3 सही 1/2, ठीक है। 3 सही 1/2 का मीन्स क्या बोल रहा है ये कि 3 वायर किसके है, फेज के। 1/2 मतलब हाफ वायर किसका है, अपना न्यूट्रल का। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। ये बात कर रहा है 4 कोर केबल की, 1 2 3 4। एक केबल में कितने हैं, 4 कोर है, 4 कंडक्टर की बात कर रहा है। इसमें ये बता रहा है 3 कंडक्टर तो किसके हैं, अपने फेज के, आर वाई और बी। और जो चौथा कंडक्टर है ये किसका है, अपने न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का जो कंडक्टर होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, इन्होंने कितनी ली है, हाफ ली है। ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जो यूजी केबल है, इसमें जो न्यूट्रल की कोर है, न्यूट्रल वाला वायर है, इसकी मोटाई, ठीक है, इसका आकार क्या होगा। क्लियर है आप सभी को? तो इसका आकार होगा आपके लगभग 50 mm²। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल एज सो इन द फिगर, कि ये वाला जो टूल है इसका नाम क्या है। दिख रहा है सभी को? तो समझ में आ रहा होगा इस कौन सा टूल है ये, क्रिम्पिंग टूल। आपका राइट ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल। सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से देखते हुए जाना है। ठीक है। आपको आराम से शांति से सारे ऑप्शन देखने हैं, फिर अपन को राइट ऑप्शन चूज करना है। देखो छोटी सी गलती आपका मेन एग्जाम में आपके 2 नंबर काट सकती है, और जब अपना पूरा पेपर ही 150 नंबर का है और ऐसे ऐसे अगर 2-2 नंबर कटने लग गए तो अपन बहुत नीचे आ सकते हैं मेरिट लिस्ट में से। ठीक है। आपके एक एक नंबर मायने रखता है, तो आप सही ऑप्शन आराम से चूज करोगे। क्लियर है सभी को? चलते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of joint is used in overhead line for high tension टेंसाइल स्ट्रेंथ, की जो अपनी उच्च तन्यता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी होती है, कि अगर अपन इस पे जैसे मान लो 2 वायर थे, उनको अपन ने ऐसे बांध दिया, अगर इस पे कुछ भी टांगे, कुछ भी फोर्स लगाए, इसको खींचे, कुछ भी करे, ठीक है, इसमें कितना भी अपन तनाव देवे तो वो क्या होनी है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर किसी जॉइंट में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्य शक्ति के लिए अपन कौन से वाला जॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अपने कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन का। क्लियर है सभी को? सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना कि करंट की वैल्यू पूछ रहा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है। Q का मीन्स होता है यहाँ पे हिंदी में बोले तो आवेश, और T मीन्स होता है आपका समय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज और इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है। ये जो 2 चीज है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वांटिटी क्या चीज हो जाती है, इसमें आवेश हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। कि जो अपनी करंट की क्वांटिटी है, करंट का टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, वो क्या चीज हो जाती है, अपनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के चार्ज की बात कर रहा है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि विद्युत की मात्रा, चार्ज होती है क्वांटिटी। ठीक है। तो विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है, यहाँ पे आप विद्युत को क्या, आप इसको इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, करंट नहीं ले सकते, कि वो क्या होती है, अपनी विद्युत धारा पूछेगा आपको। अगर करंट के बारे में पूछ रहा तो स्पेशल लिखेगा धारा। कभी भी आपको करंट की, कहीं भी करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एम्पियर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपको स्पेशल वो स्पेसिफाई करेगा कि करंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जा रहा है कि विद्युत का मीन्स क्या होता है, करंट होता है, नहीं होता है। ठीक है। विद्युत की मात्रा की बात कर रहा है, इट मीन्स की चार्ज की बात कर रहा है। ठीक है। विद्युत की मात्रा क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है। कि अपने कितना आवेश जा रहा है, तो आवेश का मात्रक की इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई क्या है, अपने कूलाम। क्लियर है सभी को? ठीक है। कूलाम। बी साइलेंट रहता है। क्लियर है? ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड एज सो इन द फिगर, की ये वाला जो आपके डायग्राम है, ठीक है, ये वाला जो फिगर दे रखा है, इसमें ये जो सोल्डरिंग मेथड है, इसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है। देखो ये कौन सा हो सकता है, एक बार अपन देख लेते हैं। डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विद फ्लेम। देखो आपको दिख रहा है कि ये गन जैसा है। ठीक है। तो ये क्या है, अपना सोल्डरिंग गन है। क्लियर है सभी को? ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, सोल्डरिंग गन। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, अपने को ये बनाए रखना है, ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर आप इतने अपन रोबोट है नहीं कि एक बार में देखते ही आपको याद हो जाएगा।
अगर आपको क्वेश्चंस याद करने हैं या ऑप्शन चूज करने का राइट तरीका है तो अपन को रेगुलरली अपन को वीडियोस देखने पड़ेंगे। वीडियोस इन द सेंस कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। नोट फॉर ये वीडियो की बात हो रही है, इट मींस कि ये है कि आप रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन करोगे तभी आपको कोई चीजें याद होएगी। फर्स्ट टाइम में एक बार में आपको कुछ भी याद नहीं होएगा, तो रिवीजन करने के लिए आप वीडियोस देख सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड एज सो इन द फिगर, कि ये वाला जो सोल्डरिंग मेथड है इसका नाम क्या है, ठीक है। देखो भाई बताओ ये वाला जो सोल्डरिंग मेथड है इसका नाम क्या है, चूज करो आप ऑप्शन में से। एक बार देखो सारे इस क्वेश्चंस को। देखो क्या है ये, डीप सोल्डरिंग नहीं है, ठीक है। सोल्डरिंग विद ग्लो लैंप नहीं है, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन भी नहीं है। ये कौन सा है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। कौन सा है ये, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं कि कम ज्यादा कितना टेम्परेचर पे अपन को सोल्डर करना है। क्लियर है क्या सभी को, क्योंकि अलग अलग सोल्डरिंग, ये मल्टीटास्किंग टाइप की सोल्डरिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक अपन सेम मटेरियल पे तो सेम टेम्परेचर पे सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग टेम्परेचर पे सोल्डरिंग की जाती है। तो जब अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये वाला जो मेथड यूज कर सकते हैं अपन, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड। क्लियर है सभी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर। बात करते हैं कॉपर की, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कॉपर को अपन ऐसे डिनोट करते हैं Cu प्लस में, प्लस का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। कॉपर का कितना होता है, लास्ट में आता है, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, जिंक का होता है 30, तो इसका होता है 29। 29 इसका परमाणु क्रमांक है, इट मींस कि 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो अपन बनाते हैं सेल। जब भी अपन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास, आप सभी ने 10th में बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल कक्षा में क्या बोलते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो क्लास होती है, पहली क्लास होती है 1s, s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आ गया अपना 2s, सेकेंड क्लास हो गई 2s2, s में 2 ही आते हैं, ठीक है। फिर आ गया अपना 2p6, कितने आ गए, 6, ठीक है। दूसरी क्लास, ये एक क्लास हो गई 2 वाली, ये एक वाली क्लास 1 2। अब चलते हैं अपन तीसरी क्लास में, इसमें क्या आएगा 3s2, ठीक है। फिर 3p6, ठीक है। फिर आ गया 3d। देखो अब अपन एक बार काउंट कर लेते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 10। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 6 ये, 10, ठीक है। और 10 20, 20 और 8 28, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। लास्ट फोर्थ क्लास में होती, फोर्थ जो क्लास है एस, सॉरी 4s में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये पूछ रहा है कि ये जो तीसरी क्लास है, ये थर्ड क्लास हो गई ना, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। तीसरे कोर्स में तीसरी जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो काउंट कर लेते हैं कितने आएंगे, 2 6 और 10, टोटल कितने हो गए, 18। सभी को ये बात समझ में आई क्या कि 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं तीसरी कक्षा में, ठीक है, तीसरी सेल में, तीसरे कोर्स में। क्लियर है क्या सभी को। क्या करना है अपन को, आपको ये चीज पूरी डिटेल्स में पता होनी चाहिए कि कहाँ कैसे बात कर रहा है, कि अपन डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हैं कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आपको कुछ भी पूछ ले कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, चौथे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, आ गई बात समझ में सब। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले आपको, तो आपको क्या करना है, राइट आंसर चूज करना। आपको समझ में तो आ ही गया होगा इसका डिटेल्स में कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो वापस वही बात आ गई, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q बराबर, अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, आवेश बटा समय, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी, इट मीन्स धारा गुणा समय। धारा को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन,
करंट मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर है सभी को? कहाँ है भाई अपना ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्लियर है क्या सभी को? अपन को ये तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है उन चीजों को ऑप्शन में देखना ही नहीं है। पता है आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अब इनमें से कुछ भी पूछ ले, टी पूछ ले तो भी अपन ये निकाल सकते हैं, आई पूछ ले तो भी अपन ये निकाल सकते हैं, क्यू पूछ ले तो भी अपन ये निकाल सकते हैं। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है अपन को ऑप्शन में। ठीक है, डायरेक्ट राइट ऑप्शन चूज करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे अपन को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the formula used to calculate the power of DC सर्किट? बिल्कुल, इससे अच्छी क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या होता है भाई अपने डीसी सर्किट में पावर निकालेंगे, क्या क्या चाहिए अपन को? आई और वी चाहिए, और किसके बराबर चाहिए? पी के बराबर। पी बराबर क्या होता है? वी इंटू आई या आई इंटू वी। आई क्या है यहाँ पे? करंट। और वी क्या है? वोल्टेज। क्लियर है क्या सभी को? ये बात समझ में आई है क्या? थोड़ा सा हिंदी में चल ले क्या? बाकी बच्चे से बोलेंगे भाई मैम इंग्लिश में ही पढ़ा रही है, हिंदी में तो हमें बताती नहीं है। इसको अपन बोल लेते हैं धारा, और इसको अपन बोल लेते हैं वोल्टेज ही बोल लेते हैं। ठीक है, या विभव बोल लो, विभवांतर बोल लो। क्लियर है? आप ईएमएफ भी यूज ले सकते हो इसकी जगह। ठीक है, कुल मिला के वोल्ट में जो वैल्यू आती है वो सारे क्या बोलते हैं, सारे क्वांटिटी। ठीक है, सारी क्वांटिटी अपन यूज ले सकते हैं। पी हो गया अपना पावर। पावर बोले तो शक्ति। कौन सी शक्ति? शक्तिमान वाली नहीं, शक्ति कौन सी चाहिए अपन को? इलेक्ट्रिसिटी वाली। ठीक है, विद्युत शक्ति जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो सर्किट की अपने तो विद्युत शक्ति ही आएगी। अपना मेन फोकस, अपने पास एक ही शक्तिमान है। कौन सा शक्तिमान है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक शक्ति की ही बात होगी हर जगह। तो ऐसे वाला सीन कहाँ है भाई? पी बराबर वी आई। कहाँ है? करंट। देखो पहला ऑप्शन क्या है? वोल्टेज इंटू टाइम। ये नहीं हो सकता। वोल्टेज इंटू करंट हो सकता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि अपना राइट ऑप्शन क्या है? करंट इंटू वोल्टेज। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर? हाँ, कि अपना जो ठोस चालक है, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? अपन ने दो चालक पढ़ लिए। ठीक है, कौन से? एक तो ठोस चालक। ठोस चालक का मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट एक मोटा वायर क्या बोलते हैं, ज्यादा थिक, थोड़ा थिक अपन कंडक्टर ले रहे हैं। और तंतु वायर क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे मान लो कि अपने वायरिंग में जो काम आते हैं, ठीक है, पीवीसी जिसको अपन वायर बोलते हैं, कॉपर वाला, उसमें बहुत सारे वायर होते हैं, कॉपर के बहुत सारे होते हैं, ना कि एक मोटा होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि जो तंतु चालक है वो यूज कर रहे हैं ठोस चालक की तुलना में। तो क्यों कर रहे होंगे भाई? अपन डायरेक्ट ठोस चालक लेंगे तो वो मुड़ने में टफ पड़ता है। जैसे कि अपन देखते हैं वो एल्यूमिनियम का जो वायर लेते हैं, ठीक है, टफ होता है। डायरेक्ट मोटा वायर उसको मोड़ने में टफ रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता कुल मिला के। ठीक है, तो तंतु वायर क्या होते हैं अपने? मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल आप लोग जानते ही हो। ठीक है, लचीला जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, लचीला। हाँ भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाकी के ऑप्शन देखनी है आपको, एक बार देख लो ताकि आपको थोड़ी समझ में आ जाए कि ठोस चालक की कॉस्ट इज लेस, लागत कम नहीं होएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, लेस वोल्टेज ड्रॉप, इसका भी कोई खास है नहीं। ठीक है, मोर इंसुलेटेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अधिक, इंसुलेशन प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है। इसमें प्रॉपर यही होएगा आपका। ठीक है, क्या होएगा आपका? मोर फ्लेक्सिबल। कि जो अपन छोटे छोटे वायर्स लेते हैं, किसी एक वायर को बनाने के लिए बहुत सारे वायर्स यूज लेते हैं, इट मींस कि वो मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने रहता है ये। ठीक है, जो अपने कॉपर का वायर अपनी वायरिंग में, घर की वायरिंग में यूज लेते हैं, वो वाला। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द क्रिम्पिंग टर्मिनल्स? जो अपने क्रिम्पिंग टर्मिनेशन है उसका क्या लाभ है? क्या लाभ है भाई? बताओ भाई, आपके ऑप्शन चूज करो। देखे आपको समझ में आ रहा है कि अपने क्रिम्पिंग टर्मिनल्स का क्या लाभ है? क्रिम्पिंग टर्मिनल्स का लाभ पहले एक बार देख लेते हैं अपन। इंक्रीज द वोल्टेज, नहीं लग रहा। रिड्यूस द लोड करंट, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अवॉइड लूज कनेक्शन, यस। ठीक है, क्रिम्पिंग टर्मिनल क्या करता है? अवॉइड करता है लूज कनेक्शन को। ठीक है, ढीले कनेक्शन होते हैं उनसे बचाता है। एकदम एग्जैक्ट ठोस जॉइंट बनाता है क्रिम्पिंग टर्मिनल से। ठीक है, इजी टू रिप्लेस, नहीं। ठीक है,
चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीट अगेंस्ट द कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन का मीन्स होता है अपना संचरण, हिंदी में बोले तो जंग। संचरण भी जंग का ही क्या बोलते हैं, हिंदी है, मैंने कौन सी हिंदी बोल दी, चलो जो भी है ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड होता है संचारण, लिख ही लेते हैं संचारण, जिसको बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। हाँ, भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है। देखो अपने भूमिगत केबल होती है जिसमें अपने बहुत सारा पार्ट होता है, कि ये वाली भूमिगत केबल की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ होएगा एक पार्ट, फिर इसके अंदर एक पार्ट होएगा, फिर उसके अंदर 3 वायर होंगे, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना होगा। तो ये जितने भी पार्ट होते हैं इनका अपन सभी का डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी अपन ये समझ लो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी पढ़ने के लिए कि यहाँ डायरेक्ट आंसर पे फोकस करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिटेल समझा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, कि जो अपन को जंग से कौन बचाता है, कौन बचाता है, बेडिंग बचाता है, ठीक है। बेडिंग क्या करता है, अपन को जंग से बचाता है। क्लियर है सभी को? नहीं, बेडिंग कैसे बचाता है, सर्विंग बचाता है भाई। भूमिगत केबल को भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है। हाँ, धातु आवरण के भाग को जंग से बचाता है, सॉरी। इसको अपन करते हैं वापस, ओ कहाँ गया, हाँ हो गया कि क्लिक, यस। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। देखो कोरोजन का मीन्स क्या होता है, जंग लगना, जंग का मीन्स होता है संचारण, ठीक है। तो जो भूमिगत केबल होती है उसका कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है, कौन सा भाग बचाता है, सर्विंग, जो बाहर वाला आउटर भाग होता है, यही किससे बचाता है अपन को, जंग से बचाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये देखो आपका पार्ट होता है, ठीक है, ये रहा जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। ये होती है आपकी भूमिगत केबल, जिसमें सबसे बाहर वाला पार्ट क्या हो गया अपने सर्विंग। ये क्या लिखा हुआ अपने सर्विंग, यहां लिख दूं आपकी याद हो जाएगा। सर्विंग क्या करता है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, क्या करता है ये अपने को, कि बाहर कहीं भी अगर मान लो गीली गीली मिट्टी है, कहीं पानी आ गया हो, कुछ भी हो गया, उसको अपन को क्या करेगा, जंग से बचाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है, धातु का बना हुआ होता है, ठीक है, किसी भी मेटेलिक धातु का, ठीक है। मेटेलिक का बना हुआ है तो ऑब्वियसली इस पे जंग लगने के चांसेस रहेंगे, तो इसको ये क्या करता है, ये वाला पार्ट इसको बचाता है जंग लगने से। इसके बाद क्या होता है अपना बेडिंग। बेडिंग किसका होता है अपने, कि इसके बीच में कुछ सॉफ्ट, कोई कपड़ा हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ ऐसे वाला मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल बैठाया जाता है, ठीक है, वो शिफ्ट किया जाता है। ये हो गया अपना बेडिंग, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि बेड होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। और आर्मरिंग, आर्म कहाँ काम आती है, भुजाएं बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि आर्मरिंग क्या करता है, अपन को बचाता है, किस चीज से बचाता है, कि किसी भी बाह्य किसी क्या बोलते हैं क्षति से। मान लो ये केबल जा रही है, ठीक है, इस केबल पे किसी ने भारी पत्थर डाल दिया, किसी को नहीं पता कि जमीन के नीचे केबल है, वहां पे पत्थर डाल दिया, तो अपन को कौन बचाएगा वहां से, उस केबल को आर्मरिंग बचाएगा। क्योंकि लोहे की इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, लोहे की नहीं होती सॉरी, बट किसी मेटेलिक धातु की होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग धातु की होती है, जिसमें मिक्स करके धातु बनाई जाती है उनकी। फिर आ गया अपना बेडिंग। बेडिंग के बाद क्या आ जाता है अपने लीड शीट, ठीक है, ये होता है अपने पतले वायरों के जैसा, ठीक है, वायरों को ऐसे क्रॉस करके बनाया जाता है जाली जैसा, ठीक है। ये जो जाली जैसा बनाया जाता है इसको अपन बोलते हैं लीड शीट। ये क्या करता है, इसके और इसके बीच में, कि इनके बीच में क्या नहीं हो, ऐसे घिसाव ना हो, ठीक है, घर्षण ना हो, या ये एक दूसरे को डैमेज ना करे, इसके लिए इनके बीच में क्या दी जाती है, हमेशा बेडिंग दी जाती है। बेडिंग के और भी यूज ये है कि ये अंदर अगर मान लो गलती से मॉइस्चर आ गया कि ये थोड़ा सा लीक हो गया और इसमें अंदर मॉइस्चर आ गया, तो ये क्या करेगा, उस मॉइस्चर को अपने कंज्यूम कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, लीड शीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, अपने जो मंदिर वाले कंडक्टर है इनको प्रोटेक्ट करती है। अब अपनी बात करते हैं कि ये आ गया अपना आपका मेन कंडक्टर 3। मान लो ये 3 कोर केबल है, 3 कोर केबल मतलब कि अपना RYB 3 फेज की बात हो रही है, ठीक है, 3 कोर केबल की बात ये है। और इसके ऊपर ऑब्वियसली इंसुलेशन होएगा, पेपर इंसुलेशन हो सकता है, PVC इंसुलेशन हो सकता है, अलग अलग टाइप का अकॉर्डिंग टू मटेरियल अपन इंसुलेशन लगा सकते हैं। तो ये जो सारे इंसुलेशन है ये इस पे अपन किस पे करेंगे, कंडक्टर्स पे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, चलो बाहर से चलते हैं। सबसे पहले क्या होगी, सर्विंग। सर्विंग के बाद में क्या होती है अपनी आर्मरिंग। आर्मरिंग के बाद क्या होता है, बेडिंग। बेडिंग के बाद क्या होता है, लीड शीट।
लेड शीट के बाद क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद में लास्ट में क्या होता है? कंडक्टर। क्लियर है क्या सभी को? कंडक्टर है ये वाला पार्ट है जिसमें से अपन धारा प्रवाहित करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। क्लियर है क्या सभी को? अब इस वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वाले पार्ट को बचाने के लिए इतने सारे पार्ट इतने सारे कवर लगाए गए हैं ताकि अपन आराम से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। कौन सी केबल्स में? अंडरग्राउंड केबल्स में। क्लियर है क्या सभी को? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड? जो डीप सोल्डरिंग मेथड होता है उसको अपन कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? स्पेशल पीसीबी पे यूज करते हैं। ठीक है, देखो पीसीबी क्या चीज होती है? अपने पीसीबी की बात करते हैं सबसे पहले। आपका राइट ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, कौन सा है? सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। पीसीबी पे अपन क्या करते हैं? मिनिएचर का मीन्स होता है छोटे। ठीक है, मिनिएचर जो कंपोनेंट है, छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, उनको अपन को कहाँ कनेक्ट करना है? पीसीबी पे कनेक्ट करना है, पीसीबी पे होल्ड करना है। पीसीबी क्या चीज है? पीसीबी होता है आपके एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है? अपना पीसीबी होता है। इस पे अपन क्या होता है? ऑलरेडी आपका सर्किट बना हुआ है, आपको सिर्फ क्या करता है उसके हिसाब से अपन को कंपोनेंट क्या करना है? उस पे सोल्डर करना होता है। तो आपका जो डिप सोल्डर कहाँ यूज होता है? अपने पीसीबी में। पीसीबी पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, छोटे छोटे कंपोनेंट है, उनको जोड़ने में काम आता है। क्लियर है सभी को? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है? आपको ये क्वेश्चन तो आता ही है। देयर इज नो चांस कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है या वायरमैन का है, इन सब ट्रेड से है और उसको ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता है। क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? इनमें से कौन सा है? यूरेका नहीं है, ठीक है, एबोनाइट नहीं है, मैंगनीज नहीं है, कौन सा? अपना जर्मेनियम। एंड दूसरा अपने बेसिक नाम अपने चलता है सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? अपने अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर एज सो इन द फिगर? चलो भाई बात करते हैं अपने माइक्रोमीटर की। पहले तो चीज क्या है? माइक्रोमीटर अपने कहाँ काम आता होगा? कहाँ काम आता है अपने माइक्रोमीटर? कहाँ काम आता है? अपने किसी भी वायर का क्या करना है अपन को? डायमीटर, ठीक है, मोटाई जिसको अपन बोलते हैं व्यास। ठीक है, अब अगर अपन को किसी भी वायर का व्यास फाइंड करना है, किसी भी कंडक्टर का, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? माइक्रोमीटर का। कैसा होता है दिखने में? कुछ ऐसा, ठीक है, ये वाला पार्ट, और इसमें यहाँ पे ऐसे रीडिंग करके ये वाली रीडिंग आती है और यहाँ पे ये वाली रीडिंग चलती है। ये वाला पार्ट इन्होंने कहाँ से दिया है? यहाँ से उठा के दिया है। ये पार्ट कौन सा है? यहाँ से। इसके अंदर अपन क्या लगाते हैं? कंडक्टर लगाते हैं और उसको स्पेशल इनसे क्या करते हैं? कसते हैं, जहां पे एग्जैक्ट की हाँ अब अपन कंडक्टर में कहीं भी स्पेस नहीं रहा है और एग्जैक्ट फिट हो गया है, उस पे अपन क्या करते हैं? रीडिंग को क्या करते हैं? चेक करते हैं। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे बोल रखा है 0, तो यहाँ पे 0.5, फिर 1, फिर वापस 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, यहाँ पे 4.5। तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो अपन को मिल गया 4.5 तक। क्लियर है सभी को? ये वाला क्या सीन है? ये अपन क्या करेंगे? इसके आगे नंबर लिखेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पे 5 पे दे रखा है। कितने पे दे रखा है? 5 पे, तो इसके आगे अपन 5 लगा देंगे। क्लियर है क्या सभी को? आ रहा है सभी के समझ में? कितना हो गया ये? 4.55 mm। mm का मीन्स क्या हो गया? मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है। तो आपका जो डायमीटर है वो कितना है? 4.5 mm का। क्लियर है क्या सभी को? किसी को भी इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है वो कमेंट में कर हमें पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ द कंडक्टर? कि अपन इनमें से कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं उपकरण है जिसका अपन यूज किसमें कर सकते हैं? किसी कंडक्टर की साइज को ज्ञात करने में, किसी कंडक्टर की, किसी भी वायर की मोटाई को ज्ञात करने के लिए। अभी अपन ने एक देखा था, कौन सा देखा था? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या करता है? कंडक्टर की कोई साइज, आकार या मोटाई को मापता है। इसमें ऑप्शन में है क्या? नहीं है। दूसरा अपने ऑप्शन कौन सा हो सकता है? पहला क्या लिखा है? बेवल गेज। बेवल गेज नहीं हो सकता। दूसरा क्या लिखा है? वर्नियर कैलिपर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। यस, आपका राइट ऑप्शन क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्पेशल लिखा है कि वायर गेज है, गेज का मीन्स होता है मोटाई।
ठीक है। किसी वायर की मोटाई किससे नापेंगे अपन? अपने स्टैंडर्ड वायर गेज से। फिर क्या हो गया अपने डेप्थ गेज, ठीक है, गहराई नापने के लिए अपन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SWG। आपको शॉर्ट फॉर्म तो पता होती है हर चीज की, आप हर चीज को शॉर्ट कर लेते हो। जेएनजी बच्चे हो ना आप लोग, ठीक है। जेएनजी बच्चे जानते हो क्या क्या चीज होती है? पता नहीं, नए नए टर्म आ रहे हैं आपकी ये सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये जो है अपने इसकी शॉर्ट फॉर्म है SWG की। क्लियर है सभी को? आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन लगभग आ सकता है, ठीक है। कौन सा है? SWG की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। पता होना चाहिए क्या काम में आता है आपके, क्या काम में आता है? वायर की आकार, मतलब वायर की मोटाई को मापने के लिए। कैसा होता है? ऐसा होता है, गोल गोल। फिर उसमें ऐसे खांचे बने हुए होते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा 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 छोटा, फिर बहुत छोटा, फिर इनके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे छोटे। आ रहा है समझ में? इनमें अपन क्या करेंगे? किसी वायर को फिट करते हुए जाएंगे और अलग अलग माप का निकालेंगे। अब देखो एक और चीज मैं आपको SWG के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अपन इसकी मार्किंग कहाँ से होती है, अपन ने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, कौन से? फर्स्ट वीडियो में, अपने सेट फर्स्ट है, ठीक है। इससे पहले अपन ने जो CBT एग्जाम का वीडियो बनाया था उसमें सेट फर्स्ट में एक क्वेश्चन किया था कि SWG की मार्किंग क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 36 तक, ठीक है। 36 SWG, इसका मतलब अब देखो इसमें क्या है कि 36 का सबसे मोटा होना चाहिए, बड़ा नंबर है तो, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक और मान लो 35 लिखा हुआ है, ठीक है। एक और 35 में से एक SWG का और 35 SWG का कौन सा वायर मोटा होना चाहिए? देखो दिखने में तो इसे समझ में आ रहा है कि ये मोटा होना चाहिए, आ रहा है समझ में, लेकिन ये क्या होता है? सबसे पतला होता है, सबसे बारीक होता है। तो इसमें मार्किंग क्या होती है? उल्टी होती है। तो एक अगर एक SWG की बात कर रहा है इट मीन्स कि वो वायर मोटा है, और 35 SWG की बात कर रहा है इट मीन्स कि वो वायर बहुत बारीक है। सबसे बारीक वायर कितना आएगा अपने? 36 SWG का। क्लियर है क्या सभी को? आ रही है बात समझ में? तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल? जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें क्या है? सर्विंग परत का उपयोग क्या है? सर्विंग अपन क्या करते हैं? सर्विंग का यूज क्यों करते हैं? देखो अपने ऑप्शन अपन देखते हैं सर्विंग का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है अपना प्रोटेक्ट द केबल, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशन। नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्ट द, हिंदी में अपन इसको पढ़ लेते हैं, केबल को यांत्रिक कंपन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, किसी भी यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट द कोरोजन, की जो अपनी धातु का आवरण है उसको जंग से बचाने के लिए। एंड लास्ट इज प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखो अपना जो क्या बोलते हैं आर्मरिंग होती है, ठीक है, इसको किससे बचाता है? वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। तो इनमें से देखो सर्विंग कौन सी चीज होती है? सबसे बाहर वाला आवरण होता है सर्विंग। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये जो सर्विंग होता है ये अपन को क्या करता है? इसके जस्ट बाद में कौन सा होता है अपने? ऐसे ऐसे करके, ऐसे, इसके बाद वाला कौन सा था? ये होता है अपने आर्मरिंग, ठीक है। और ये बाहर वाला कौन सा होता है? सर्विंग, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये जो अपना सर्विंग होता है ये क्या करता है? आर्मरिंग को किससे बचाता है? वायुमंडलीय स्थिति से, कि कुछ भी उसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लो कि अगर ये धूप में पड़ा है तो इसको धूप से बचाएगा, बारिश आ रही है तो बारिश से बचाएगा, पानी से बचाएगा, अलग अलग चीजों से, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उन सबसे किसको बचाता है? आर्मरिंग को। कौन बचाता है? अपना सर्विंग परत। क्लियर है क्या सभी को? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of joint is used for extending the length of conductor in overhead line? जो अपनी ओवरहेड लाइन होती है, देखिए सभी ने ओवरहेड लाइन, ठीक है, जिसपे बेसिक अपनी 11,000 वाली लाइन, ठीक है, अपन वही देखते हैं बेसिक तो, ठीक है। खेतों वाले बच्चे, गांव वाले बच्चे अपने आती है 3 फेज वाली ओवरहेड लाइन होती है वो, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक्सटेंड का मीन्स क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। अपनी डेट एक्सटेंड होती है ना, एग्जाम डेट एक्सटेंड होती है, इट मीन्स की बढ़ गई, आगे आगे चली गई। तो एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? कौन से जोड़ का उपयोग करते हैं? किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड? कौन से का करते हैं? वेस्टर्न यूनियन का। क्लियर है क्या सभी को? कौन से वाले का करते हैं? वेस्टर्न यूनियन का। सभी को याद होना चाहिए कैसा होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़, कि एक वायर था अपनी, ये इधर से जा रहा है, ठीक है, अपन क्या करेंगे उसको, या मान लो ये यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? एक वायर को इधर से लाके यहाँ पे बांधेंगे, ऐसे बांधेंगे इधर, ठीक है, और इस वायर को ऐसे बांधेंगे इधर। ये वाला कौन सा बनेगा अपना?
वेस्टर्न यूनियन जोड़। क्लियर है क्या सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the effect on molten solder due to repeated melted? अपन क्या करेंगे, किसी सोल्डर को अगर बार बार मेल्ट करे, वापस गर्म करे, ठंडा करे, गर्म करे, वापस मेल्ट करते जाए, तो उससे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? उसमें टीन का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस द कंटेंट, टीन कंटेंट, टीन की मात्रा कम हो जाती है। आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ये देखो, बाकी ऑप्शन देख लो, आपकी लेड की मात्रा कम हो जाती है, नहीं। फिर क्या है? स्लग बनने से रोकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवन सोल्डर फ्लोविंग इन द जॉइंट्स, की जोड़ों में जो सोल्डर है वो समान तरीके से प्रवाह होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका राइट ऑप्शन क्या है? टीन कंटेंट रिड्यूस्ड। क्लियर है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को अपन को जोड़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं सोल्डरिंग के लिए? देखो, कौन सी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आप किससे जोड़ते हैं? अपने सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। आप लोग बेसिक यही करते हो, आ रही है बात समझ में? ठीक है, सोल्डरिंग गन से अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए अपन क्या करते हैं? सोल्डरिंग विधि का यूज करते हैं। आ गई क्या सभी के ये बात समझ में? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज टू रिपेयर फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? ठीक है, व्हीकल का मीन्स हिंदी में तो यातायात, वाहन। ओके, ठीक है, वाहनों के, अरे हाँ, वाहन, हाँ देखो बता भी रखा है। वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है भाई वाहन की बॉडी के लिए? देखो, कौन सी का किया जाएगा? सोल्डरिंग विद फ्लेम। आपका राइट ऑप्शन क्या है? सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला। वाह, ज्वाला। ठीक है, ज्वाला क्या होता है? फ्लेम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग की जाती है वो कौन सी, किस में काम में आती है? अपने बेसिक कहाँ काम आती है? वाहनों की बॉडी की मरम्मत के लिए। क्लियर है सभी को? डीप सोल्डरिंग अपने किस में काम आती है? उसको पीसीबी में, हाँ पीसीबी में। और आयरन सोल्डरिंग आयरन से आयरन करते, अगर अपन सोल्डरिंग करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में करते हैं। ठीक है, मशीन सोल्डरिंग अपने किस में की जाती है? वो क्या बोलते हैं? टीन, वो हार्ड सोल्डरिंग में की जाती है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे वाहनों के लिए की जाती है, कौन सी की जाती है? फ्लेम के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the disadvantage of solid conductor compared to stranded conductor? देखो, solid conductor क्या होते हैं? मोटा, ठीक है, डायरेक्ट मोटा वायर। ठीक है, solid conducटर वो होता है, ठोस जिसको अपन बोलते हैं। और stranded conductor कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, वो निकले हुए होते हैं। मतलब एक तो होता है कि इतना मोटा अपन ने डायरेक्ट कंडक्टर लिया है, और एक क्या किया अपन ने, इसके इतना ही मोटा वायर बनाने के लिए बहुत सारे वायर्स को एक जगह क्या कर दिया? ऐसे जोड़ दिया। इससे जो बना है, ऐसे वाला जो पार्ट बनता है, ये वाला कंडक्टर बना है, ये कौन सा हुआ? स्ट्रैंडेड, जिसको अपन बोलते हैं तंतु। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपके अपने ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी किया है, ठीक है, कि इन दोनों के कंपैरिजन किया अपन ने अभी भी पहले एक क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं? होल्ड कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर ही लेते हैं। इसको आप कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे भाई इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड स्ट्रैंडेड कंडक्टर? स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? उसमें अपन को उल्टा पूछा था, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। आ रही है आपकी बात समझ में? ठीक है, किसी का भी एड नहीं है, अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है इन चार ऑप्शन में से चूज करते हुए वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering? जब अपन क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग नहीं कर रहे होते, जब अपन सोल्डरिंग का यूज नहीं कर रहे होते, तो सोल्डरिंग को सोल्डरिंग स्टैंड में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाना चाहिए भाई? क्या बोलता है? क्या बोलता है आपका सिक्स सेंस, आपकी समझ, आपकी समझदारी जो बोलते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर। ऑब्वियसली प्रिवेंट का मीन्स होता है बचाना, ठीक है, सुरक्षा देना। इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, ऑब्वियसली अपने स्टैंड पे इसीलिए रखते हैं हर बार कि अगर लकड़ी पे रखेंगे तो लकड़ी जल जाएगी, प्लास्टिक पे रखेंगे तो प्लास्टिक जल जाएगी, या फिर कोई अपने पास खड़ा है तो वो हाथ रख देगा तो उसके लग जाएगा, किसी के हाथ के चिपक जाएगा, अपने हाथ के चिपक सकता है। ऑब्वियसली अपन को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है बर्न एंड फायर से। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। अत्यधिक ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए नहीं, इसके लिए अपन स्टैंड का उपयोग थोड़ी करेंगे, ये तो कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग के लिए तो अलग सिस्टम आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए। नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है समय बचाने के लिए, तो वो तो अपनी स्पीड मेंटेन रहेगी, उसके हिसाब से फोकस होएगा। ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, सूखी सोल्डरिंग को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। स्टैंड का उपयोग, बेसिकली अपने 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर। अपना राइट ऑप्शन है कि यह जलने और आग लगने से बचाता है। आ रही है क्या समझ में? ठीक है, जिसको भी ऐसे लग रहा है कि मैम बहुत स्पीड से बोलती है, ऐसे ऐसे करके स्लो कर रहे हैं, ठीक है, आराम से चलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग की, जो अपना जो सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष है, ठीक है, ठंडा दोष, ठीक है, ये किस कारण से होता है, किस कारण से होता है भाई? ठीक है, एक्सेसिव हीट के कारण नहीं होता है, किसके कारण होता है? इनसुफिशियंट हीट, अपन पर्याप्त मात्रा में हीट दे ही नहीं रहे उस सोल्डर को, उसकी वजह से कौन सा होएगा अपने, ठीक है, क्या होएगा अपने कि ये कोल्ड सोल्डर दोष आ जाएगा, कि वो प्रॉपर कहीं भी टाइम पे ठंडा हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट सोल्डरिंग नहीं होएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपने ऑप्शन देख लेते हैं। इनकरेक्ट यूज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का गलत उपयोग करने से। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाई वेटेज सोल्डरिंग आयरन, अपन क्या करते थे, हाई वोल्टेज की या हाई वाट की अपन क्या ले रहे हैं, सोल्डरिंग आयरन ले रहे हैं, तो उससे हो रहा है? नहीं, उससे भी नहीं हो रहा। अपना राइट ऑप्शन क्या है, इनसुफिशियंट हीटिंग। इनसुफिशियंट हीटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, इससे इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड सोल्डर दोष होता है। आ रही है क्या सभी के बात समझ में? यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? यस, दिस इज द सर्किट। यहाँ पे है अपना आर, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू है 6 ओम। क्लियर है? यहाँ पे अपनी बैटरी लगाई हुई है कितने की, 12 वोल्ट की। आ रहा है समझ में? कुछ और नहीं दिख रहा हो आपको अगर सर्किट में, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो करंट जा रही है इसकी इस डायरेक्शन में, और ये करंट किस में से होते जाएगी, अपन किससे फाइंड कर रहे हैं, एमीटर से। तो ये जो एमीटर में करंट दिखाएंगे, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको ये बताना है। क्लियर है क्या सभी को? देखो यहाँ पे बता भी रखा है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। रजिस्टर की वैल्यू क्या है 6 ओम। क्लियर है क्या? आपको क्या बताना है यहाँ पे, आई का मान बताना है। देखो क्या बोलता है अपना, किसके अकॉर्डिंग चले भाई, किरचॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, किरचॉफ लगा लो या ओम्स लॉ लगा लो। ठीक है, देखो अपना फंडा क्या बोलता है, एक फॉर्मूला बनता है ऐसे ओम्स लॉ का स्पेशल। ठीक है, हर एक पॉइंट पे अपन को वोल्टेज फाइंड करना है, करंट फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्या बोलते हैं कंपोनेंट पे या किसी भी पॉइंट पे, तो अपन को उसको फाइंड करने के लिए जो ओम्स लॉ है उसका बेसिक क्या है। देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं V, यहाँ पे I और R। V बराबर क्या होता है IR। अब देखो अपने ओम्स लॉ ने क्या अच्छी चीज बताई है, इससे अपन जो फाइंड करना होता है कर लेंगे। अगर ऊपर नीचे है तो ऑब्वियसली बटा में है, बटा मीन्स अपॉन में। ठीक है, अगर ऐसे साथ है तो किसमें है, मल्टीप्लाई में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अगर मान लो अपन को V फाइंड करना है तो V लिख लेंगे साइड में, और जो बच गया उसको अपन क्या कर लेंगे, उसमें आगे लिख देंगे। V बराबर क्या होता है IR। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, अगर अपन को I फाइंड करना है, ये अपन ने I को हाइड कर लिया और क्या कर सकते हैं, V अपॉन R। ये V अपॉन R आ गया क्या समझ में? ठीक है, फिर अगर अपन को मान लो R फाइंड करना है, अपन को V और I दे रखा है, तो R फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा V अपॉन I। V अपॉन I क्या हो जाएगा अपने R। तो आप तीनों क्वांटिटी को ऐसे फाइंड कर सकते हो। समझ में आया क्या आपको? ये किसी के ये कंफ्यूजन रहती है कि किसका वैल्यू किसके बराबर होएगी। ठीक है, जिसको भी ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है वो इस त्रिभुज वाले सूत्र से अपने एग्जैक्ट याद कर सकता है। क्लियर है सभी को? अब अपन बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, टोटल वोल्टेज ले लेते हैं, तो कुल धारा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, V अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला। तो आई बराबर V अपॉन R कितना है भाई, V की वैल्यू क्या है अपना 12 वोल्ट। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है 6 ओम। तो कितना आ रहा है 6 2 जा 12, 2 एम्पियर। किसकी वैल्यू आ रही है अपने करंट की, फ्लोइंग करंट का मान, I का मान क्या है अपने 2 एम्पियर है क्या ऑप्शन में? यस। ये किसने टिक कर दिया भाई, अपन ने नहीं किया, हो गया। अपना राइट ऑप्शन क्या है 2 एम्पियर। क्लियर है क्या सभी को? आया क्या समझ में? किसी को भी ऐसी किसी चीज में डाउट नहीं रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक नंबर कटने के कोई चांस नहीं होने चाहिए। न्यूमेरिकल तो ये है कि कैलकुलेशन आनी चाहिए अपन को,
कैलकुलेशन आ रही है, बस कॉन्सेप्ट अपन को पता है, ये रख दो मान, डायरेक्ट वैल्यू आएगी अपन को ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन ही नहीं देखने। कि थ्योरी में तो ऐसे हो जाता है, थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन है तो अपन को ऑप्शन चूज करने पड़ जाए। इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 2 एम्पियर, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती। आ रहा है समझ में? आप में ही है वो ताकत। अगर आप गलत आंसर निकालोगे तो ही गलत होएगा, नहीं तो ये 2 एम्पियर सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिशनल कवरिंग ओवर द इंसुलेशन ऑफ ए इंसुलेटेड कंडक्टर। जो अपने इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं उसके अगर ऊपर अपन और कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है। देखो इसमें ऑप्शन में चलते हैं अपन। टू इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, पैरा विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू रिड्यूस द कंडक्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए, ठीक है। टू रिड्यूस द पावर लॉस, बिजली की हानि को कम करने के लिए, ठीक है। टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। देखो इन चारों ऑप्शन में से अपना राइट ऑप्शन है टू इंक्रीज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरा विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए। आ रहा है आपके ये बात समझ में? अब बात करते हैं कि ये क्या फंडा है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो थोड़ी सी इसकी अपने इमेज बनाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि अपने इलेक्ट्रिक शॉक को सहन करने की क्षमता, कि वो अपने ऊपर कितनी ज्यादा वोल्टेज करंट का अमाउंट ले सकता है, कितनी पावर ले सकता है अपने ऊपर, जिससे कि इस अमाउंट में या इस हाईएस्ट अमाउंट में अगर अपन इस पे वोल्टेज या पावर अप्लाई करें तो वो पिघले नहीं, ठीक है, जले नहीं, उसमें कोई भौतिक परिवर्तन ना होए, ठीक है, वो जैसे है वैसे की वैसे वर्क करे। वो जो क्या बोलते हैं एबिलिटी होती है या क्वालिटी होती है, वो किसको अपन क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये किसकी होती है? इंसुलेटर की होती है, ठीक है, इंसुलेशन या इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल कि अपने जो नॉर्मल स्विच और पावर स्विच होता है उसको कभी पीछे से देखना आप लोग, ठीक है। जब भी आप नॉर्मल स्विच और पावर स्विच की बात करते हो तो जो अपने सॉकेट ले लो या फिर, ठीक है, तो उनके पीछे जो होता है उस एक में पीवीसी का बना हुआ होता है नॉर्मल स्विच में, ठीक है, सॉकेट में। और जो अपना क्या बोलते हैं पावर सॉकेट होता है उसमें किसका होता है? माइका का, चीनी मिट्टी या ऐसे मान लो, ठीक है, इन सब का बना होता है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी का क्यों बनाया गया उसको? माइका का इसलिए बनाया गया ताकि अगर वोल्टेज अपन ज्यादा देवे, 10 एम्पियर तक की करंट देवे या हाई वोल्टेज अपन टोटल लोड, अगर हाई लोड लगाए, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या होएगा? मेल्ट नहीं होएगा, पिघलेगा नहीं। कि अगर मान लो 10 एम्पियर तक की लोड ले रहे हैं अपन, 10 एम्पियर तक का करंट वहां से अपन ले रहे हैं, इट मींस कि आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा। और आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा क्योंकि करंट का थोड़ा सा मान बढ़ाने पे उसके स्क्वायर में मान पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? इट मींस बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट होने के चांसेस रहेंगे। अगर इसमें अगर अपन नॉर्मल मटेरियल यूज ले लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा। उसी मेल्ट होने को और जलने से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? ऐसा मटेरियल लेंगे जो कि जले नहीं हो और मेल्ट नहीं हो, इसीलिए अपन माइका का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इंसुलेशन अपन एक्स्ट्रा लगाते हैं, मान लो किसी वायर पे नॉर्मली उस पे क्या बोलते हैं इंसुलेटेड था ऑलरेडी, फिर भी एडिशनल अपन ने क्या किया? उस पे कवर किया। क्यों किया? ताकि अगर इसमें हाई वोल्टेज अपन को मिले या फिर हाई करंट की लोड मिले, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो मेल्ट नहीं होगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है, सहन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं? अतिरिक्त आवरण का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच टाइप ऑफ केबल आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 केवी टू 66 केवी, कि 33 केवी से 66 केवी तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? कौन सी वाली टाइप की केबल का उपयोग अपन, देखो इन सब का यूज अपन लगभग ओवरहेड में करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे अपन ओवरहेड नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी एरिया में, ठीक है, या फिर बर्फीले एरिया में जहाँ बर्फ गिरती हो, ठीक है, मॉइस्चर रहता हो बहुत ज्यादा, ठीक है, एटमोस्फियर में, वैसे वाले एरिया में अपन क्या करते हैं? भूमिगत ही चलते हैं, अंडरग्राउंड ही चलता है। तो जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो वाली केबल कौन सी होती है? कौन सी होती है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन। आपका राइट ऑप्शन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन देख लो एक बार, ठीक है, हाई टेंशन केबल, फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। आपका राइट ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, आपको
फिर से ये बताया जा रहा है कि कहीं भी आपको लगे किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे अच्छे से, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी डाउट, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा इन क्वेश्चन से रिलेटेड। आ रही है बात समझ में? फिर भी आपको कहीं भी कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं ये बहुत जल्दी स्किप हो गया है या मेरे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैम ने जो बताया, आप कमेंट करके बताइए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। और अगर आपको फिर से बता रही हूँ, तैयारी को बहुत अच्छे बनाए रखना है, अपने नंबर्स को बहुत क्या बोलते हैं अपनी रैंक बढ़ानी है सीबीटी एग्जाम में आपके आईटीआई से रिलेटेड, ठीक है। उन सब में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें या अपने साथियों को जरूर बताएं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट होए और अपना स्तर बढ़े, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विच इज द, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड कंडक्टर, की एक अच्छे चालक का गुण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? चालक क्या चीज है? चालक वो जो चलाता है, क्या चलता होगा उसके अंदर, क्या चलता होगा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का अपने क्या कर सकते हैं, या धारा का क्या होता है? अच्छा प्रवाह हो सकता है। धारा क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। इट मीन्स की रेजिस्टेंस का मान, देखो ये इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। धारा क्या है? प्रतिरोध के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान घटेगा। अगर इसका मान मान लो और घटा दिया और इसका मान, तो ऑटोमेटिकली इसका मान बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि किसी कंडक्टर में धारा का मान तभी बढ़ेगा जब उसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होगा। और यही फंडा होता है अपने, ठीक है, कि किसी कंडक्टर में धारा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या फंडा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस लॉ पढ़ा होगा। आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ए क्या है? किसी भी कंडक्टर की लेंथ, ये क्या है? अपनी एल। और ए क्या है? यहाँ की इसकी मोटाई। आ गई बात समझ में? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, किसका? किसी वायर का। और रो क्या है? ये जो अपने वायर यूज किया है, इस वायर की मटेरियल का रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस होगा। लोहे का अलग है, तांबे का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो उसका गुण है, ठीक है। उस क्वालिटी में जो रो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। क्लियर है सभी को? क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगर देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ रहा है। अगर आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान अगर बढ़ रहा है तो आई का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला रूल तो फॉलो नहीं होएगा कंडक्टर पे। करंट का मान कम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? हमेशा इसका मान क्या रखना है? कम रखना है। अगर इसका मान कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होएगा, और अगर रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है तो धारा का मान क्या होएगा? बढ़ेगा। आ रही है क्या इतनी बात समझ में आप लोगों को? अगर धारा का मान बढ़ाना है, या अच्छे चालक का गुण क्या होता है? जिसमें धारा का मान बढ़ता हो या धारा का मान अच्छा हो, ठीक है, जिसमें से अच्छी धारा प्रवाहित हो ज्यादा अमाउंट में। इट मीन्स की लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या है? किसका गुण है? एक अच्छे चालक का गुण है। दूसरा ऑप्शन अपन एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके कुछ डाउट और क्लियर हो जाए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी अपन ने बात की थी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? आपके किसी भी किसकी होती है? इंसुलेटर की, कि वो अपने अंदर कितना वोल्टेज या क्या बोलते हैं करंट का अमाउंट सहन कर सकता है। बात करते हैं हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, कि उच्च होना चाहिए। अगर ये हाई हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो करंट का मान तो कम हो गया, और करंट का मान कम हो गया तो गुड कंडक्टर कैसे हुआ? आ गई बात समझ में? तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ से गुड कंडक्टर का लो तो नहीं होना चाहिए अगर जल्दी टूट गया। आ रही है बात समझ में? ऐसा मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कि हाँ हाथ में लिया, हल्का सा झटका दिया, टूट गया। कॉपर का वायर इजीली थोड़ी टूटता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, थोड़ी अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। गुड कंडक्टर की ये क्वालिटी होती है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, आपका राइट ऑप्शन है लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मटेरियल इज यूज्ड एज कंडक्टर फॉर वायरिंग, कि वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखो अपने ऑप्शन में देखते हैं अपने सबसे ज्यादा वायरिंग में कौन सा यूज किया जाता है। माइल्ड स्टील नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपने कॉपर किया जा सकता है, ठीक है। सिल्वर का भी किया जा सकता है। गैल्वेनाइज्ड का मतलब कि अपन गैल्वेनाइज्ड आयरन का एज ए वायरिंग में यूज नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हाँ। तो इन ये दो बेस्ट अपने क्या है, क्या चीज है, ये अपने बेस्ट कंडक्टर्स है। इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? अपने
सिल्वर होता है जिसको अपन Ag से डिनोट करते हैं। इसके बाद कौन सा होता है अपने कॉपर होता है। देखो कॉपर को अपने सिल्वर को नहीं यूज करने का इजी क्या बोलते हैं बेसिक सा रीजन यही है कि सिल्वर क्या होता है महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अपन सिल्वर को इजीली यूज नहीं करते हैं बेसिक वायरिंग में। कहाँ कौन सा यूज करते हैं अपने कॉपर यूज करते हैं। अपना राइट ऑप्शन क्या हो गया अपने A2 कॉपर। ठीक है देखो सिल्वर का फिर कहीं तो यूज करते हैं क्या अपन, कहाँ यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, छोटे छोटे सर्किट स्मॉल सर्किट्स हो जाते हैं। ठीक है छोटे सर्किट बनाने में। ठीक है जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, इनमें अपन छोटी सी कम वायरिंग के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे सिल्वर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस विच लेयर इज प्रोवाइडेड अबव द मेटेलिक शीथ इन यूजी केबल, की जो यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत होती है। मेटेलिक शीट के ऊपर मेटेलिक शीट के ऊपर कौन सी क्या बोलते हैं परत होती है। देखो कौन सी होती है मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग। क्लियर है सभी को। अपन ने अभी ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, पहले पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से वाला परत कौन सी परत के बाद आता है। अपने अच्छे से ऑपरेशन किया था अभी किसका, एक यूजी केबल का, अंडरग्राउंड केबल का। उसमें अपन ने बताया था कि अपने जो क्या बोलते हैं मेटेलिक शीट है उसके ऊपर कौन सी आती है बेडिंग आती है, और बेडिंग के ऊपर क्या आता है अपने। देखो अगर अपन इनको नंबरिंग देवे तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं अपन कंडक्टर। सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है कंडक्टर। मान लो इसको अपन ने 5 नंबर दिया, इसके ऊपर क्या आता है अपने पेपर इंसुलेशन, ये आ गया अपने 4 नंबर पे। इसके ऊपर क्या आता है अपने क्या आ गया अपने ये मेटेलिक शीट, इसको दे दिया अपन ने। देखो इसको 6 दे दो, इसको अपने 5 दे दो, इसको अपन ने 4 दे दो। ठीक है इसके ऊपर मेटेलिक शीट के ऊपर क्या आ गया अपने बेडिंग, इसको अपन क्या दे देते हैं 3 दे देते हैं। मेटेलिक शीट के ऊपर क्या आ गया सॉरी बेडिंग के ऊपर क्या आ गया अपने आर्मरिंग, आर्मरिंग को अपन दे देते हैं 2, और आर्मरिंग के ऊपर क्या आ गया अपना सर्विंग। क्लियर है क्या आप लोगों को। ये 6 पार्ट होते हैं किसके होते हैं यूजी केबल के। आपको याद होने चाहिए, हर एक परत का नाम पता होना चाहिए, इनके क्या बोलते हैं यूज पता होना चाहिए, क्यों किया जाता है, कौन से वाली चीज का कहाँ यूज क्यों किया जाता है। आगे क्या बात समझ रही है, नंबरिंग से याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the formula to find the EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF देखो EMF क्या चीज है, अपने आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ जो ये तीनों क्वांटिटी की या तीनों चीजों की बात हो रही है, ये क्या है सारे किसमें मापे जाते हैं वोल्टेज में, वोल्ट में। ठीक है वोल्ट्स में मापे जाते हैं। पहला क्या हो गया अपने EMF। ठीक है ये भी वोल्ट में मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वोल्ट में होता है, और वोल्टेज ड्रॉप ये भी किसमें होता है वोल्ट में होता है। अब देखो इनमें से राइट आंसर कौन सा है। EMF अपन को फाइंड करने का राइट आंसर क्या है कि EMF इक्वल टू क्या होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का योग। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है अपना EMF होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अपन ने किया जनरेशन, किससे किया जनरेटर से, तो जनरेटर से अपन को क्या मिला EMF मिला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिला। अब अपन ने क्या किया इसका यूज किया, कहाँ किया, कुछ तो स्टोर कर लिया। ठीक है तो वो स्टोर एनर्जी किसमें आ गई अपने पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है किसमें आ गई पोटेंशियल डिफरेंस में, कहाँ किया अपन ने बैटरीज वगैरह में। ठीक है कहीं ऐसी जगह अपन ने क्या कर लिया स्टोर कर लिया। प्लस अपन ने क्या कर दिया बाकी के जो अपने EMF का दूसरा पार्ट था कहाँ यूज ले लिया अपन ने, उसको खर्च कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है कहाँ किया वोल्टेज ड्रॉप में, ये अपने काम में ले लिया उसको वोल्टेज ड्रॉप में, एनर्जी को अपन ने इसमें काम में ले लिया। तो ये जो 2 पार्ट है कि अपन ने एक तो ऐसे मान लो कि अपने पास EMF आया, इससे अपने एक तो बैटरी चार्ज कर लिया और एक बल्ब जला लिया। आ गया क्या बेसिक समझ में। ठीक है ये तो अपनी बैटरी चार्ज हो गई फ्यूचर के लिए, और ये अपने क्या किया इससे बल्ब जला लिया। ठीक है और ये अपने एक बैटरी चार्ज कर ली, तो इन दोनों का योग क्या हो गया अपने EMF हो गया। और सारे की सभी क्वांटिटीज किस में निकली जाती है अपने वोल्ट्स में। क्लियर है क्या सभी को। आपका राइट आंसर है A2 ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लॉ स्टेट द अप्लाइड वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कौन सा ऐसा नियम है जो कि ये बताता है कि बंद सर्किट में जो लागू वोल्टेज है और वोल्टेज ड्रॉप है के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में, इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो अप्लाइड वोल्टेज का टोटल है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज है, इसका योग। ठीक है इसको अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। ये अपने एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम है, बीजगणितीय जो योग है उसके बराबर होता है। ये वाला नियम कौन सा है, कौन सा नियम है, ये है भाई अपने किरचॉफ का सेकंड लॉ।
जिसको अपन बोलते हैं KVL। अपने किरचॉफ भाई साहब ने दो लॉ दिए थे, कौन कौन से दिए थे? KCL और KVL। KCL ये है अपना फर्स्ट लॉ, जिसको अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। फिर सेकंड हो गया अपने KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो आपको ये बताता है। अब थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया। इसका राइट ऑप्शन तो क्या है अपने किरचॉफ का सेकंड लॉ, कौन सा है? KVL। क्लियर है क्या? जहां वोल्टेज की बात हो रही है वो कौन सा हो गया? वोल्टेज लॉ। बाकी तीन ऑप्शन है, उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन लो, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी इनके बारे में कहीं भी पूछा जाए तो आपको यही से ये डाउट क्लियर हो जाए। बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसका है? KCL का। KCL क्या बोल रहा है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, करंट इट मींस कि ये किसी नोड पे होएगा, करंट से रिलेटेड है सारा। ये मान लो किसी नोड पे करंट गई 4, कितनी भी जा सकती है। ठीक है, एक जंक्शन पे कितनी भी करंट जा सकती है। मान लो इसका नाम है I1, इसका I2, इसका I3 और ये हो गया आपका I4। ठीक है, ये वाली जो करंट है, अब देखो यहाँ पे ये किरचॉफ भाई जी ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो किरचॉफ का पहला नियम है ये बताना चाह रहा है कि किसी नोड पे आने वाली धाराओं का कुल योग, कौन सा योग? बीजगणितीय योग। जाने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स की द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 इज एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। I3 और I4 आउटगोइंग है, मतलब बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये I3 और ये I4। ठीक है, इट मींस अपन थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ I इन होने वाली करंट इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ I आउट, बाहर जाने वाली करंट। ये कौन बता रहा है? अपना किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? KCL। चलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा है? जिसमें अपन को ये बताया जाए R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, ये किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपन यूज लेते हैं, जिसमें R क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में एक में बात की थी। दूसरा इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, जिसको अपन बोलते हैं। L क्या है? किसी वायर की लंबाई, और A उसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या चीज है? ओम्स लॉ देखो आप लोगों ने पढ़ाया होगा, आपका फेवरेट भाई जी है आपका ओम्स। ठीक है, ओम को ओम का पता होना चाहिए। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? वही त्रिभुज वाला लॉ, ठीक है, जिसमें बताया गया कि ऊपर वोल्टेज आएगा और नीचे धारा और रेजिस्टेंस आएगा। कि अगर किसी भी कंपोनेंट पे या किसी भी सर्किट में ये कोई भी इनमें से कोई भी दो क्वांटिटी अपन को दी गई है तो अपन तीसरी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को? या फिर आप ऐसे मान लो कि किसी भी परिपथ में या किसी भी वायर में, परिपथी मान लो, ठीक है, वायर और परिपथ कहीं ना कहीं सिमिलर ही है एक दूसरे के, तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ये बोला जाता है। इट मींस कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये अपना किसने बताया था? ओम्स ने बताया था। इसी से अपना I बराबर क्या निकला? V अपॉन R निकला। और इन्हीं तीनों क्वांटिटीज को इस त्रिभुज लॉ में बताया गया है, जिससे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे कौन सी क्वांटिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the formula of equivalent resistance of a three resistor R1, R2 and R3 connected in parallel? देखो आपको क्या बताया गया है, देखो इसके ऑप्शन नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी अपन इसको सोल्व कर लेंगे कि R1, R2 और R3 ये तीन रेजिस्टेंस है जिसको अपन ने किसमें जोड़ा है? पैरेलल में। और अपन को क्या निकालना है? RT निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं? RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 इक्वल टू प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को यहाँ पे डायरेक्ट RT नहीं निकला है, ये 1 अपॉन RT निकला है। अगर अपन को RT निकालना तो अपन क्या करेंगे? इनको एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसको इधर भेज देते हैं तो अपन RT को रख लेते हैं इधर। ठीक है, ये वाली संख्या 1 के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 1 के नीचे आ जाएगी तो अपन कैसे लिख लेंगे? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। आपका ऐसा कोई ऑप्शन होएगा आपके 4 ऑप्शन में से जो आपको राइट चूज करना है। क्लियर है क्या सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन R2 रजिस्टर एज सो इन द सर्किट। कि आपका ये जो सर्किट है इसमें अपन ने क्या किया है, ओम मीटर कनेक्ट किया है, किस पे कनेक्ट किया है, R2 पे। ठीक है, R2 पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसकी है, R2 की, और इस पे अपन ने ओम मीटर जोड़ा है, ओम मीटर। ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि ये ओम मीटर में क्या रीडिंग दिखाएगा, और फिर अपन ने क्या किया, इसके पैरेलल में ओपन सर्किट जोड़ दिया। क्लियर है क्या सभी को? तो ओम मीटर रीडिंग किसकी दिखाएगा, अपन को क्या दिखाएगा, देखो जब ये इसको ओपन सर्किट ही कर दिया है, जब भी कोई परिपथ ओपन सर्किट है इट मीन्स कि उसमें बहुत इंफिनिटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अपन ने ये फंडा, अपन ने अभी एक रूल पढ़ा था, R इक्वल टू V अपॉन R। इट मीन्स कि R का मान जितना ज्यादा है धारा का मान उतना कम है। आ रही है बात समझे? अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि धारा का मान तो है ही नहीं, है ही नहीं, इट मीन्स ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तभी तो है ही नहीं, धारा का मान 0 हो गया, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस का मान इतना बढ़ के कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आ रही है बात समझ में? तो आपका ओम मीटर है वो क्या दिखाएगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस दिखाएगा। इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। क्लियर है क्या सभी को? आपका राइट ऑप्शन है A2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the register as shown in the figure? ये वाला जो आपके डायग्राम दे रखा है ये कौन से वाला रजिस्टर है? ठीक है, देखो इन्होंने, देखो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे वायर क्या किया है, वाउंड किए है। सबने देखे होंगे आपका ये वाला प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध जिसको अपन बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है, वायर वाउंड रजिस्टर। कौन सा है, वायर वाउंड रजिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which material is having the negative temperature coefficient property? ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी इनमें से कौन से की हो सकती है? ठीक है, देखो इसमें अपन देख सकते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहले तो ये देख लेते होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। जब भी अपन ऋणात्मक तापमान गुणांक की बात करते हैं तो अपन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें ग्राफ में ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है। क्लियर है आपको? कि यहाँ पे अगर अपने मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस का मान 1 ओम हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस का मान 2 ओम हो गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर 30 डिग्री की बात हो रही है तो 3 ओम हो गया। इट मीन्स कि ये हर बार रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया अपने पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बात करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की। इसमें क्या होता है, अपने रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जब भी ग्राफ खींचा जाता है, जब भी इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है तो क्या होता है, अपन जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता जाता है। कि मान लो यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस था हाईएस्ट और 0 डिग्री पे था। ठीक है, जैसे मान लो अपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस किया तो आपके रेजिस्टेंस का मान घट के कितना हो गया, 9 ओम हो गया। क्लियर है क्या सभी को? इसके बाद 20 डिग्री किया तो कितना हो गया, 8 ओम हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये कौन सा हो गया अपने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये वाला सीन किसमें होता है, ये होता है अपने धातुओं में जिसमें धारा प्रवाहित होती है, और ये होता है अपने इंसुलेटर्स में जिसमें अधातु अपन जिसको अपन बोलते हैं इंसुलेटर्स में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका इंसुलेटर कौन सा है, माइका। आपका राइट ऑप्शन है A1। क्लियर है सभी को? ये है अपना सेट 3 जिसमें आपको 38 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो कि आपके है इलेक्ट्रीशियन के। क्लियर है सभी को? अगर इन क्वेश्चंस में से कहीं भी आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो आप हमें बताएं, हमें मोटिवेट करें। आपके मोटिवेशन से हम मोटिवेट होएंगे और हमारे मोटिवेशन से आप लोग मोटिवेट होगे। तो ऐसे ही हमारा समायोजन बना रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ में अगर इसका नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो पहले आप क्या करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था एक। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, शायद 25 नंबर का क्वेश्चन है एक, जिसको अपन ने बीच में छोड़ा था, होल्ड किया था कि आप कमेंट करके नेक्स्ट क्या बोलते हैं इस वीडियो में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगी आपको। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इस वजह से आप थोड़े और बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोगों तक पहुंचेगा अपना वीडियो तभी तो शायद अपने डाउट्स और क्लियर होंगे, बच्चे आपस में नॉलेज लेंगे, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको पसंद आ रहा है हमें सजेस्ट करो।